नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जैक एनसीईआरटी हिंदी लर्निंग विद राकेश में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी यानी भूगोल चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आपको बता दें कि यह हमारा पार्ट 2 होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे पार्ट 1 का छोटा सा क्विक रिवीजन, जिसमें हमने पढ़ा था भारत का भौगोलिक विस्तार, आकार, उसका अक्षांश और देशांतर, समुद्री और स्थल सीमाएं क्या थी। इसके बाद हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो में वह पार्ट 2 है और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भारत तथा विश्व, जिसमें जानेंगे कि विश्व में भारत का स्थान क्या है, उनका उनका सामरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है। यह वीडियो एनसीईआरटी, जैक बोर्ड और जेसीईआरटी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए लाभकारी होगा कंपटीशन के लिए। जैसे में स्पेशली ये जो वीडियो आप एनसीईआरटी कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, पब्लिक सर्विस कमीशन में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का दूसरा भाग, भारत तथा विश्व के बारे में। इस वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन सरल भाषा में आसान शब्दों में पढ़ाया जाएगा हिंदी में। और आपको बता दें कि ये जो है, अगर आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से। तो हम लोग अच्छे से, और आपको बता दें कि बॉक्स हो, क्या आप जानते हो, मानचित्र हो या किसी भी प्रकार के सारी चीज़ को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा और बताया जाएगा लाइन बाय लाइन, बहुत अच्छे, सिंपल और सरल में। और आपको एडिशनल फैक्ट बताया जाएगा, जिससे आपके सिर्फ बुक का ही नॉलेज नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा, समझाया जा रहा है, जिससे आपके नॉलेज में इन्हांस होगा और पूरे ऑल ओवर आपसे अव्वल रहेंगे सारे लोगों से। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे हम लोग बात कर चुके थे। तो ये जो यहाँ पे लिखा गया है कल का वीडियो, इसको हम आपको मैप से बहुत अच्छे से तरीके से बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। आपके पास बुक है तो ओपन कर लीजिए और इसको देखिए कि ये लाइन बाय लाइन हम आपको बता रहे हैं, मैप के थ्रू बताएंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। तो हमारा आप देख पा रहे होंगे, हमारा ये है। यहाँ पे अगर इसको हम जूम करें तो ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, पूरे पूरा बोल सकते हैं कि जो अर्थ प्लैनेट है उसके बारे में दिया गया। देखिए आप, ये हमारा इंडिया, ये बताया जा रहा है कि विश्व में जो हमारा इंडिया है यानी कि जो भारत है, उसका प्राचीनतम, विश्व की जो प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक भारत का भी हिस्सा है। अगर मान लीजिए कि जितने भी एंशियंट कल्चर है पूरे वर्ल्ड में, उनमें से भारत का भी हिस्सेदारी है। भारत भी प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने, पिछले 5 दशकों यानी कि एक दशक, दशक को डेकेड बोलते हैं, तो 1 डेकेड में हो जाता है 10 ईयर। तो बोल रहा है 5 दशक, तो 5 दशक को आप बोल सकते हैं कि 50 साल। तो पिछले 50 सालों में भारत ने बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जिसमें बहुत ज़्यादा उन्नति किया है। जैसे में हम बोल सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की। बहुमुखी का मतलब होता है कि भारत ने यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में क्या की है, उन्नति की है, पूरी दुनिया में हम बोल सकते हैं। इस प्रकार से जैसे में कृषि हो, कृषि के फील्ड में भारत ने आत्मनिर्भरता हासिल की। भारत ने ऐसे ऐसे फसल को, क्रॉप को यहाँ पे ग्रो करवाया है जो दूसरे देशों को अब सेल करता है, बेचता है। इसी प्रकार से उद्योग के क्षेत्र में यहाँ पे ज़्यादा ही ये हुआ है, तकनीकी हो, सर्वांगीण आर्थिक विकास हो, इसमें अद्भुत प्रगति हुई। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान। अगर हम बात करें कि इसके अगर पूरा वर्ल्ड के इतिहास में, तो उसमें से भारत का भी एक रोल है। तो ये जो फैक्ट था ये यहाँ पे दिया गया था, जो कि आपको समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट में इंट्रो में ही ये क्यों दिया गया है। तो इंट्रो में ये दिया गया है कि विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक हमारा भारत है। तो भारत एक विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों, प्राचीनतम का मतलब होता है एंशिएंट और संस्कृत मतलब कल्चर। तो जो प्राचीन से कल्चर चलते आ रहा है पूरी दुनिया में, उनमें से एक भारत भी शामिल है। पिछले 5 दशकों, 5 मतलब 50 साल में, एक दशक मतलब 10 ईयर, भारत सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति, उन्नति का मतलब होता है प्रगति करना, प्रोग्रेस करना। लेकिन बहुमुखी का मतलब होता है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड में। जैसे में कृषि, उद्योग, तकनीकी। उद्योग का मतलब इंडस्ट्री, कृषि का मतलब एग्रीकल्चर और तकनीकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ये सब में भारत ने आर्थिक, सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की है। मतलब ऐसा प्रगति की है जिसको हम बोल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा इसमें प्रगति कर चुका है भारत। भारत का विश्व के इतिहास में भी महत्वपूर्ण है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री की बात करें तो उसमें से भारत का भी रोल है। तो ये हम लोग कल पढ़ चुके थे, लेकिन आपको बताएं ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ कल हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसमें वीडियो में उसको हम कवर कर रहे हैं। स्थिति की बात करें कि भारत का लोकेशन क्या है, तो भारत एक विशाल देश है। भारत एक इतने बड़ा कंट्री है कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये हम एरिया के वाइज बोल रहे हैं, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश,
7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत एक विशाल देश है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस मैप से हम लोग समझ सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं जिसको हम याद रख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा ग्लोब है, हम अर्थ का एक मॉडल बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो लाइन आपको दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर को बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसका वैल्यू होता है 0 डिग्री। और ये जब देखिए ये सब जो रेखा आपको दिख रहा हुआ कटा हुआ कटा, इसको बोलते हैं हम अक्षांश बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लेटीट्यूड। ये लेटा हुआ है इसलिए इसे लेटीट्यूड बोला जाता है। और जो आपको इस तरह से रेखा देख रही है इसे हम देशांतर बोलते हैं। ये लॉन्गिट्यूड है क्योंकि लंबा है, तो ये वाला आप जरूर याद रखें। तो ये जो हमारा भूमध्य रेखा है यह भी एक हमारा क्या हो गया, यह इक्वेटर है, तो ये भी हमारा एक अक्षांश हो गया जो कि 0 डिग्री है। तो भारत को आप देख पा रहे होंगे कि इस रेखा के ऊपर है, तो भारत सिंपली उत्तरी गोलार्ध में है। अगर इसको आप और डिटेल से समझना चाहते हैं तो देखिए ये हमारा, देखिए ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये हमारा पूर्वी गोलार्ध है, यह पश्चिमी गोलार्ध है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भारत देखिए इस क्षेत्र में आ जाता है, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत है, तो इसको हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से दिया था कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन आपको डिटेल से समझना है कि भारत जो है सो यहाँ पे आता है एशिया में। तो ये जो है सो ये तो उत्तरी गोलार्ध है और ये पूर्वी गोलार्ध है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। अगर आपको सिंपली बोलना है तो आप इस रेखा को देख के बता सकते हैं कि इस रेखा से ऊपर है तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। और इसका मुख्य भाग जो बता रहा है कि यानी कि इंडिया का अगर हम मुख्य भाग की बात करें, अगर हम इसकी उत्तरी अक्षांश की बात करें तो बताया गया है कि भारत इसका मुख्य भाग जो है, ये देखिए ये हमारा एक अक्षांश है, ये एक अक्षांश है। तो देखिए भारत यहाँ से इस अक्षांश से लेकर इस अक्षांश तक फैला हुआ है, यानी कि इसका हम लैटिट्यूड बोलते हैं। तो इस लैटिट्यूड जो ये रेखा गया है और ये रेखा जो लैटिट्यूड गया है, इसका बता रहा है कि 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। ये हम बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये रेखा अक्षांश है तो ऐसे गया है। लेकिन ये रेखा जो आता है लंबा वाला, इसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं और इसे देशांतर बोलते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो भारत यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये रेखा आप देख पा रहे होंगे, ये जो आ रहा है और ये आ रहा है, तो इसका जो इस रेखा का जो डिग्री में दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो दिया गया है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से। देखिए तो यहाँ पूर्व है, तो पूर्व से लेकर कितना हमारा है, तो 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये वाला हमारा पूर्व देशांतर तक है। तो हम ये याद रखेंगे कि हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो इसको आप जूम करके आप देख सकते हैं कि देखिए भारत का है ये वाला, देखिए ये वाला जो हमारा है सो देशांतर रेखा है, ये भी देशांतर रेखा है। इसलिए ऐसा बताया गया है कि जो देशांतर है वो पूरब से लेकर क्या है, पूरब देशांतर तक है। तो इसको पूरब में काउंट कर रहा है क्योंकि भारत जो है वो किस में आता है, तो पूरब में आता है। पूरे ग्लोब को देखेंगे तो ये हमारा इक्वेटर हो गया, तो भारत यहाँ आता है, तो ये वाला रीजन पूरब की साइड आ रहा है, तो इसलिए इसे पूरब बताया जा रहा है। इसको बुक में आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। और कर्क रेखा जो है भारत के, ये बता रहा है कि भूमध्य रेखा के 27 डिग्री उत्तरी देश में फैला हुआ है। इस तरह से यहाँ बताया गया है। अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो हम लोग मैप को देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको कर्क रेखा दिख रहा होगा, तो ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 2 बराबर भागों में बांटता है। कर्क रेखा का जो वैल्यू है इक्वेटर के, मान लीजिए ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के ऊपर से कर्क रेखा जाता है, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और इसका वैल्यू होता है 27 डिग्री। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये क्योंकि ये नॉर्थ में है। आप इसको ये इस मैप को देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि देखिए ये जो हमारा भूमध्य है इक्वेटर है, इसके हम दक्षिण की तरफ जाते हैं और इसको उत्तर की तरफ जाते हैं। तो जो कर्क रेखा है ये ऊपर में गया है, ऊपर से गया है भूमध्य रेखा के, तो कहीं ना कहीं ये उत्तर है, तो इसलिए इसे बोलते हैं 27 डिग्री या फिर 23 डिग्री 30 मिनट, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें दे रखा था। अब भारत को हम फिर से मैप में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अब भारत को देखेंगे तो भारत के मुख्य भूमि ये है, लेकिन भारत के इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिण यानी कि साउथ, और हमारा ये हो गया पश्चिम और ये हमारा हो गया पूरब।
तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, यानी पूरब को हम ईस्ट बोलते हैं, पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं, दक्षिण को साउथ बोलते हैं। तो ये वाला आप जरूर याद रखें। तो आप देखेंगे दक्षिण और पूरब के साइड देखेंगे इंडिया के, यानी ये वाले क्षेत्र में देखेंगे दक्षिण पूरब में, तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको मिलेगा। तो ये कहाँ पे है आप जरूर याद रखें, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। आपको बंगाल की खाड़ी दिख रहा है अच्छे से। फिर इसी में हमारा नेक्स्ट बताया गया है कि ये वाला रीजन आप देखिए, तो ये हमारा दक्षिण है और ये हमारा पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आपको लक्षद्वीप द्वीप समूह दिखेगा, जो कि अरब सागर में है। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिए कि अरब सागर जो है सो वो इंडिया के दक्षिण पश्चिम में है, और दक्षिण पूरब में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और लक्षद्वीप जो है से अरब सागर में है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। इसे बे ऑफ बंगाल बोलते हैं और इसे अरेबियन सी बोलते हैं। तो ये वाला आप जरूर याद रखें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कैपिटल श्री विजयपुरम होता है, और लक्षद्वीप का कैपिटल कावारत्ती होता है। तो बहुत सारे आइलैंडों से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देखें, और कर्क रेखा भारत से टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। इसको बीचों बीच भारत को 2 भागों में बांट दिया है, और इसका जरूर आप याद रखें कि ये उत्तर साइड में आता है। चलिए हम इसको और हम लोग देखते हैं। अगर देखिए, अगर हम भारत का पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें कि भारत कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसका कितना क्षेत्र है, कितने ज़मीन लेके रखा है, भूभाग है, तो आपको बता दें कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत है। इसलिए दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है पूरे वर्ल्ड में। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में कितना है, तो ये वाला भी आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2.4% है। तो ये वाला याद रखें 2.4%। भारत का टोटल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल है, भूभाग है, तो आप ये वाला याद रखें 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जबकि यही जो है पूरे विश्व का, भारत जो है, मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में 100% है भूभाग, उसमें से 2.4% सिर्फ भारत के पास है प्रतिशत में, पूरे विश्व की भौगोलिक प्रतिशत में अगर हम लोग बात करें तो। अब हम ये इसीलिए क्या है कि ये जो भारत है, ये दुनिया का, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत का स्थल सीमा बात करें, देखिए यहाँ पे बताया गया है, इसको हम, चलिए इसको हम आपको बताते हैं। तो ये वाला आप याद रखें कि भारत का सिर्फ स्थल सीमा, जो स्थल जमीन से सटा हुआ, वो कितने हैं, तो ये वाला है 15,200 किलोमीटर। ये वाला आप जरूर याद रखें, 15,200 किलोमीटर भारत का सिर्फ स्थल सीमा है, इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर हम बात करें कि समुद्र तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि हमारा जो ये दिया गया है सिर्फ तटीय रेखा, तटीय मतलब जो समुद्र से सटा हुआ है, ये वाला जो है इसका बताया गया है, और इसको भी शामिल किया गया और इसको भी तट रेखा को शामिल किया गया। तो ये हो जाएगा 7,1516.6 किलोमीटर। तो ये वाला आप जरूर याद रखें, ये हमारा बुक में दिया गया है। दोनों आप डिफरेंस जरूर याद रखें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दिया गया है कि भारत का स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है, और समुद्र तट रेखा यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को शामिल करके 7,516.6 किलोमीटर है टोटल। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अक्षांश और देशांतर क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं अक्षांश और देशांतर। देखिए, अक्षांश रेखा को लैटिट्यूड बोला जाता है और देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। आप ग्लोब को ध्यान से देखेंगे तो आपको दो तरह के रेखा मिलेंगे। एक जो ऊपर से नीचे आया है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर आया है। एक जो पश्चिम से पूरब की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर, या तो ऐसे बोलिए आप या तो ऐसे बोलिए, दोनों तरीका एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये दोनों के दोनों, यानी कि ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा है, इसे हम देशांतर बोलते हैं, और ये काल्पनिक रेखा है। तो इसी प्रकार से जो पूरब से पश्चिम गया है या पश्चिम से पूरब की ओर गया है, ये रेखा जो, इसे हम बोलते हैं अक्षांश, यानी कि ये हमारा जो है से लैटिट्यूड है, क्योंकि लेटा हुआ है, और ये खड़ा है तो इसको हम लेंगे लॉन्गिट्यूड, क्योंकि लंबा है। तो ये भी काल्पनिक रेखा है। तो दोनों इसमें हमारा काल्पनिक ही रेखा है। ये रेखाएं पृथ्वी को क्षैतिज हॉरिजेंटली घेरती है, और भूमध्य रेखा इक्वेटर के समांतर होती है। तो देखिए, अक्षांश जो है ये हमारा अक्षांश है, इसे भूमध्य या इक्वेटर बोलते हैं। इसी के समांतर बहुत सारे अक्षांश और भी खींचे हुए हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। आप दोनों तरफ से जाएंगे तो आपको दिखेगा। और सबसे बड़ा जो अक्षांश रेखा होता है वो भूमध्य रेखा ही होता है, जो 0 डिग्री पर है। तो ये हम इसके बारे में जाने। भूमध्य रेखा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री होता है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ आपको 0 डिग्री दिख रहा है। तो अक्षांश की सीमा जो है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है, उत्तर से दक्षिण तक होती है। क्लाइमेट जोन को बताने में मदद करता है ये। तो इसी प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, एक रेखा है, इक्वेटर हो गया, इसके ऊपर जो है कर्क रेखा है, और इसके नीचे जो है मकर रेखा है। ये इसका वैल्यू 23.5 डिग्री है,
27 डिग्री ये वाला आप ज़रूर याद रखें, लेकिन ये हमारा नॉर्थ है यानी उत्तर है। जो मकर रेखा है वो भी 27 डिग्री है, और ये जो है हमारा साउथ है, क्योंकि ये नीचे है तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है। तो ये दोनों के दोनों अक्षांशी था। जबकि देशांतर की बात करें तो आपको सबसे लंबा वाला देशांतर देखिए ये वाला दिखेगा, ये 0 डिग्री है। जिस तरह से हम इक्वेटर को 0 डिग्री मानते हैं, इसी तरह से इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री है, और इसी के समांतर बहुत सारा रेखा खींचा हुआ है, यही है हमारा लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। तो आपको समझ में आ रहा होगा इस ये वाला। तो ये वाला रेखा आप याद रखें कि ऊपर से नीचे, यानी कि ये जो है काल्पनिक रेखा है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर आती है, यानी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये रेखा लंबवत होती है, वर्टिकली होती है, देखिए खड़ा है इसलिए, जबकि इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली बोलते थे। तो ये आपको बताया गया है इसमें। जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, ये रेखा प्राइम मेरिडियन है, ये पूरब की ओर जाने पर देशांतर पूर्वी देशांतर ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और पश्चिम की जाने पर पश्चिमी देशांतर वेस्ट लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। यानी कि ऐसे जाएंगे तो आप ये वेस्ट लॉन्गिट्यूड यानी पश्चिमी देशांतर कहलाएगा। अब ये सेट जाएंगे ऐसे तो आपको ये कहलाएगा ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर। तो देशांतर की सीमा 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व से पश्चिम तक होती है। तो अब पूर्व से पश्चिम के जाएंगे तो देखिए यहाँ 0 डिग्री था, 0 डिग्री से 180 डिग्री। अब इधर गए 0 डिग्री से 180 डिग्री, और ये है 0 से 90, यहाँ पे 90 आएगा, यहाँ 0 से ये 90 आएगा। तो इस तरह से इसमें दिया गया है। अब इसमें एक प्रश्न उठता है, सवाल उठता है कि टोटल कितना अक्षांश है, यानी कि अक्षांश तो हम इसको बोलते हैं लैटिट्यूड को, तो अक्षांश जो टोटल कितना है ग्लोब में, पृथ्वी में, काल्पनिक रेखा। तो ये वाला आप जरूर याद रखें, टोटल जो हमारा अक्षांश है वो 180 रेखा है, यानी कि ऐसा कितनी रेखा खींचा गया जो काल्पनिक है, तो टोटल 180 रेखा है। इसी प्रकार से हमारा देशांतर जो ये वाला रेखा है, तो टोटल ये कितना हमारा है, इसी प्रकार से ये इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये वर्टिकली है, तो ये टोटल कितना है, तो ये वाला याद रखें 360 टोटल रेखा खींचा गया है। जो लंबा वाला है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि जो सूता है या लेटा हुआ है ये बहुत ही कम है, कितना है, 180 है। तो इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, यानी अक्षांश और देशांतर क्या है। देखिए यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है जो कि आप समझ सकते हैं कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो था इसे इंदिरा पॉइंट बोलते थे, इंदिरा बिंदु। 2004 का सुनामी आया और इसके कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। तो इसको देखते हैं लोकेशन ये कहाँ है। इंडियन ओशन में 2004 में 2004 में बहुत ही घातक और डिस्ट्रक्शन वाला सुनामी आया था, जिसके कारण से इंडिया का सबसे दक्षिणी पॉइंट था वो इसमें समा गया। तो ये वाला आप देख पा रहे होंगे, ये जो है यहाँ अंडमान निकोबार आपको दिख रहा होगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट बन है यहाँ पे, और ये भारत के जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी उसके नाम पर रखा गया है इंदिरा पॉइंट। 2004 के सुनामी में ये पानी में समा गया, यानी कि समुद्र में जलमग्न हो गया। तो यहाँ पे एक आइलैंड था जो कि पानी में अब समा गया, अब नहीं रहा इंदिरा बिंदु, जिसे हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ये दक्षिणी भारत का सबसे आखिरी बिंदु है, इसके बाद भारत का कोई भी लैंड या फिर आइलैंड नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करेंगे कि टोटल दुनिया में टोटल 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप और कितने हैं, 5 हमारा महासागर है जिसे हम ओशियन बोलते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियन है। अब यहाँ पे कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका है, तीसरा सबसे बड़ा हमारा उत्तरी अमेरिका है, और चौथा सबसे बड़ा हमारा दक्षिणी अमेरिका है, पांचवा अंटार्कटिका है, और यूरोप हमारा छठा और सातवां ऑस्ट्रेलिया है। तो क्रम से आप जरूर याद रखें कि फर्स्ट एशिया, सेकंड में अफ्रीका, थर्ड में हम उत्तरी अमेरिका जाएंगे, और फोर्थ में हमारा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा में अंटार्कटिका, और छठा में यूरोप, और सातवां में हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको छोटा से बोला जाएगा तो आप ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले रखेंगे, फिर यूरोप, फिर अंटार्कटिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर एशिया। एशिया में लगभग 49 से 50 देश हैं, अफ्रीका में 54 से 55 देश है। इसी प्रकार से यूरोप में लगभग 30 से प्लस देश हैं, और उत्तरी अमेरिका में 13 से प्लस देश है, और दक्षिणी अमेरिका में आप याद रख सकते हैं कि 21 से प्लस देश है। इसमें तो कोई रहते नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक कॉन्टिनेंट महाद्वीप भी है। तो इस प्रकार से हम आपको बताएं क्रम से, इसको जरूर आप याद रखें। और भारत जो है एशिया में आता है और सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला क्या है, तो ये कॉन्टिनेंट है या फिर महाद्वीप है। इसी प्रकार से हम सागरों की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ये सबसे चौड़ाई में भी है, गहराई में भी है, और इसका वॉल्यूम आयतन के आकार से। दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक ओशियन है जो एस शेप का ओशियन है, ये एस शेप का ओशियन, इसे जरूर याद रखें। और ये तीसरा सबसे बड़ा हिंद महासागर है, और चौथा जो हमारा है वो सदर्न
या फिर यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे एक सदर्न ओशियन आता है जिसे अंटार्कटिक ओशियन बोलते हैं और आर्कटिक ओशियन है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। सबसे छोटा आर्कटिक ओशियन होता है और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर होता है। इसे ट्रिक से याद रखें। तो इतना हम लोग रिवीजन किए, इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो आप थोड़ा सा पैसेंस बना के रखें, आपको बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। ये रिवीजन बहुत ज़रूरी था, इसमें हम कोई चीज़ छोड़े नहीं। अगर ऐसा कुछ आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय भूखंड यानी जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में आता है और एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। तो हम यहाँ अगर देखें कि भारत जो है हमारा या भारतीय भूखंड जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में एशिया महाद्वीप में आता है और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में और जनसंख्या में पहला है। दूसरा चीन है, पहला चीन था पहले, लेकिन दूसरा भारत था। अभी चीन टॉप नंबर में है पॉपुलेशन में, जनसंख्या में। ये एशिया महाद्वीप में है भारत और कहाँ पे है? पूर्व और पश्चिमी के मध्य में स्थित है। यानी कि अगर आप देखें तो भारत कहाँ पे है? तो एशिया के पूर्व और पश्चिम के मध्य में। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। तो हम बोलेंगे एशिया में कहाँ है भारत? तो दक्षिणी विस्तार है, यानी कि साउथ एशिया में भारत लोकेटेड है। जहाँ पे हमारा श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान आता है, वहीं पे हमारा इंडिया भी लोकेटेड है। तो ये वाला आप जरूर याद रखें कि भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। यहाँ बताया गया कि इंडियन ओशियन, देखिए इंडियन ओशियन तीसरा सबसे बड़ा ओशियन है 5 ओशियन में से। इंडियन ओशियन को या हिंद ओशियन महासागर कहा जाता है। ये किसी एकमात्र ऐसा ओशियन है दुनिया में जो किसी देश के नाम पर रखा गया है और वो है भारत। तो इंडिया के नाम पर रखा गया इंडियन ओशियन और भारत के नीचे है। तो हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोप देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत का केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। तो देखिए इसका कितना महत्व है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, ये दिया गया है। और इसमें ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिया गया है। फिर बोला गया है कि दक्षिणी का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। तो दक्षिणी का जो पठार है वो हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के भूमध्य रेखा से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश के तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। यानी बताया जा रहा है कि हिंद महासागर इंडियन ओशियन में जिस तरह से भारत का तटीय सीमा है, भारत का भूभाग भौगोलिक क्षेत्र लगा हुआ है, उस तरह से और कोई देश का नहीं है। फिर बताया गया भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा ओशियन है जो भारत के नाम पर रखा गया है? तो वो है इंडियन हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तो ये दिया गया था। अगर इसको आप मैप से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इंडियन ओशियन है। तो देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र इंडियन ओशियन से भारत का सटा हुआ है। तो यही बताया गया था इसमें। और इसमें फैक्ट जो है दिया गया है, एक फैक्ट दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दिया गया है कि 1859 यानी कि 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। स्वेज नहर के बारे में आपको बताते हैं। जो स्वेज नहर था इसे स्वेज कैनाल बोलते हैं। कैनाल क्या होता है? मान लीजिए इधर भी सागर है, इधर भी सागर है, लेकिन यहाँ भूभाग है, यहाँ ज़मीन है, यहाँ ज़मीन है। तो इस सागर को मिलाने के लिए ज़मीन को यहाँ पे गड्ढा किया गया, कैनाल किया गया, ताकि इसका पानी इसमें और इसका पानी इसमें मिल सके और एक रास्ता बन सके, तो जहाज़ वगैरह इधर से शिप वगैरह जा सके। तो कैनाल क्या होता है? दो समुंदर सागर को, महासागर को जोड़ता है और दो भूभाग को, ज़मीन को अलग करता है। तो मान लीजिए ये सागर था, ये इधर पूरी ज़मीन था, तो अगर यहाँ पे हम कटाई करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे बनाया गया स्वेज नहर, जो कि रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। और इसका जो स्टार्ट था 1859 में किया गया था और 10 साल बाद ये जाके बना 1869 में। आप ये डेट याद रखिए, महात्मा गांधी का जन्मदिन है 1869 में। आप याद रख सकते हैं कि 1869 में महात्मा गांधी का जन्म था, उसी दिन स्वेज नहर खुला था, जिससे भारत यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर कम हो गया। इसको अगर मैप से देखें कि स्वेज कैनाल कहाँ है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसको हम जूम आउट करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए पूरा का पूरा ये यूरोप है, ये हमारा पूरा एशिया है, ये अफ्रीका है। तो यहाँ पे जो ज़मीन था वो सटा हुआ था, तो ये इसको हम लोग रेड सी बोलते हैं, यानी लाल सागर इसको बोलते हैं, यहाँ वाला सी को। और इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी से रेड सी के बीच में रास्ता नहीं था, तो यहाँ पे कैनाल बनाया गया,
तो ये हमारा एशिया और अफ्रीका अलग हुआ और इसी के थ्रू शिप से सामान वगैरह एक्सपोर्ट किया जाता है, तो यूरोप में जाने में सुविधा हुआ और बहुत ही दूरी कम हुआ। पहले भारत से हम लोग इस प्रकार से जाते थे यूरोप में, लेकिन इसको बनने स्वेज नहर के बनने से क्या हुआ कि हम लोग इधर ही से ट्रेड करते हैं और यूरोप के लोग इधर ही से ट्रेड करते हैं। तो इसके नज़दीक था दूरी, वो किलोमीटर में कम हुआ, लगभग 7,000 कम हुआ। अभी इस रास्ता का इस्तेमाल नहीं होता है, डायरेक्ट इसी का होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये इस डेट को आप याद रख सकते हैं, महात्मा गांधी के जब जन्म हुआ था उसी दिन इसका ये ओपन हुआ था। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर दिया गया है इधर, कि प्रति 10 लाख किलोमीटर है, और इधर देश दिया गया है कि दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन है। यहाँ पे एरिया के हिसाब से बताया गया है, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है, दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, आप याद रख सकते हैं, और तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथा चीन है। कभी कभी चीन आपको थर्ड में मिलेगा, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको कहीं भी देखेंगे तो आप पढ़े होंगे कि चीन थर्ड है और संयुक्त राज्य अमेरिका है, और कोई लोग बोलते हैं कि संयुक्त राज्य जो है सो हमारा तीसरा है और चीन जो है सो फोर्थ है। तो दोनों सही है, आप जिस चाइना को भी थर्ड में रख सकते हैं, अमेरिका को फोर्थ में, या फिर अमेरिका को फोर्थ में, चाइना को थर्ड में। फिर हमारा ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत है। तो भारत का कितना लैंड है, 3.28 मिलियन, ये वाला आप याद रख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से देखिए ऑस्ट्रेलिया ये हमारा रूस कितना है, 17.09, मतलब यहाँ पे आबादी टोटल कितना है, तो 14 से 15 करोड़ ही है। लेकिन भारत का 100, अभी 2011 के जनगणना के अनुसार देखेंगे तो 121 करोड़ है, लेकिन अभी करंट में देखेंगे तो 142 करोड़ से प्लस है। तो यहाँ पे बताया गया है कि रूस में भारत जैसे जैसे कितने सारे देश समा जाएंगे, तो रूस में भारत जैसे देश इसमें से लगभग 5-6 देश समा सकते हैं। तो इतने बड़ा ये देश है। इसी प्रकार से कनाडा का कितना दिया गया है, तो कनाडा का इसका हाफ है, लगभग आप 9.98 बोल सकते हैं। फिर यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका भी 9 है, फिर चीन 9 है। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं कि अप्रॉक्स में 999, इस तरह से आप इसका मिलियन में याद रख सकते हैं। इसका 17 है, इसका 8 है, इसका 7 और भारत का 3 है। अब देखते हैं मैप से, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे जो बड़ा देश है वो हमारा यहाँ रूस है, और यही रसिया है। फिर दूसरा हमारा यहाँ कनाडा है, तीसरा आप अमेरिका, ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ से जम करके इधर जाइए, फिर इसी के नीचे आप अमेरिका, फिर यहाँ पे आ जाइए आपस में, तो चीन हो जाएगा। फिर हमारा पांचवा जो सबसे बड़ा है ब्राज़ील है, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां हमारा भारत है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो है से रसिया है, रसिया हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, फिर आप संयुक्त राज्य जिसे हम यूएसए बोलते हैं, फिर यहाँ पे आप चाइना भारत के ऊपर, फिर यहाँ ब्राज़ील है, फिर इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा इंडिया है। तो इस प्रकार से आप सातों तक याद रख सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भारत का उत्तर से दक्षिण में टोटल लेंथ कितना है, लंबाई कितना है, वो देखेंगे। तो आपको बता दें कि भारत का उत्तर से दक्षिण में टोटल, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका टोटल दिया गया है, यानी कि ये वाला जो भारत का लंबाई है वो अधिक है, और ये वाला जो है से कम है। यह जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो टोटल लेंथ है वो 3,214 किलोमीटर है, जबकि यहाँ पे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक देखेंगे तो 2,933 किलोमीटर है। ये वाला फैक्ट आप ज़रूर याद रखें। तो हम लोग ये सब देख चुके हैं, अब थोड़ा सा और देखेंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि रिवीजन में काफ़ी टाइम लगा। दिया गया है कि भारत विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, यानी इस जो मैप दिया गया है, ये मैप को आप देख पा रहे होंगे, आपके बुक में भी दिया होगा, तो आपको लग रहा होगा क्या है। तो ये जो मैप दिया गया है कि भारत से कैसे व्यापार होता है, किस रूट से होता है, व्यापार का भी रूट होता है दूसरे देशों के साथ, ये इसलिए इसे इंटरनेशनल ट्रेड रूट बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, व्यापार मतलब ट्रेड होता है, मार्ग मतलब रूट होता है। तो यह जो फोटो दिया गया है वो व्यापार का रूट कैसे है। तो देखिए आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है, तो इस रास्ते से आपको रूट दिख रहा होगा कि देखिए भारत से यहाँ से ट्रेड किया जाता है समुद्री मार्ग से, फिर इधर ही से निकल के हम इस साइड जाते हैं, तो आपको दिख रहा होगा ये सब ट्रेड रूट वाला दिया गया है कि कैसे व्यापार करते हैं अलग अलग देशों के साथ। तो वही इसमें बताया गया है कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना, मतलब प्राचीन समय से है। समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था, मतलब कि पहले जब कुछ सामान दूसरे देशों में भेजा जाता था तो समुद्री जलमार्गों के नहीं, उसके अपेक्षा भूभागों का होकर जाता था। लेकिन उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, यानी उत्तरी पर्वत है, तो पर्वत के नीचे जो खाई होता है, रास्ता होता है, उसे दर्रा बोलते हैं, पासेस बोलते हैं। उस समय प्राचीन समय में जैसे हैनसांग, फयांग, ये सब यात्री प्राचीन काल से भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था, क्योंकि समुद्री रूट लोग जानते नहीं थे।
तो आप जानते होंगे कि वास्को डी गामा भारत आया था समुद्री मार्ग से, सबसे पहले वही खोजा था। तो फिर धीरे धीरे उसका डेवलप हुआ, तो ये आविष्कार हुआ, तो लोग ये कर पाए। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत के पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। तो पूर्वी एशिया बताया गया है, दक्षिणी एशिया और पड़ोसी देशों के साथ, जैसे हम चाइना के साथ। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र में कहानियाँ, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली आदि संसार को विभिन्न भागों तक पहुंचा सके। देखिए, भारतीय जो अंक है, दशमलव प्रणाली सिस्टम जो है, पंचतंत्र, भारत, ये सब भारत का है और दूसरे देशों में इसलिए फैला क्योंकि यहाँ से लोग जाते थे, संसार के विभिन्न भागों में पहुँच सका। मसाले, मलमल, मलमल कपड़ा होता है, सूती का एक टाइप होता है, आदि कपड़े व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों से ले जाते थे। इसी प्रकार से इसमें बताया गया है कि ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया के वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। तो आप जो प्रतीक मीनारों में देखते हैं, गुंबदों में देखते हैं, वो कहीं ना कहीं पश्चिमी एशिया का है और यूनानी का है, जो कि भारत में भी दिखाई देता है क्योंकि वहाँ से लोग यहाँ आए तो वो कला कल्चर आया। तो इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक था, ये भारत के पड़ोसी देश है। अगले वीडियो में देखेंगे और जल्द अपलोड करेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें रिवीजन करना है या नहीं। रिवीजन वाला सेशन जैसे मैं आज पढ़े, तो क्या कल के वीडियो में इसको रिवीजन में इंक्लूड करेंगे कि या डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। आप कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं कि इसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।